हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे हैं। एंड आज की ये चैप्टर है जाति की समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से एक विकराल समस्या है। तो आप क्या कहते हो? जाति समस्या। तो जातिवाद और ये जो समस्या है, ये कैसी समस्या है? ये समस्या जितना व्यवहारिक है उतना उलझी हुई है। सैद्धांतिक पक्ष इंद्रजाल है। ये ऐसी व्यवस्था है जिनके फलितार्थ गहन है। होने को तो ये एक स्थानीय समस्या है, लेकिन इसके परिणाम बड़े ही विकराल हैं। जब तक भारत में जाति प्रथा विद्यमान है, तब तक हिंदुओं में अंतर्जातीय विवाह बाह्य लोगों से शायद समागम हो सकेगा। हिंदू पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं। भारतीय जात पात की समस्या विश्व की समस्या हो जाएगी। सैद्धांतिक रूप से अनेक महान विद्वानों ने, जिन्होंने श्रम की चाह खातिर उसके उद्भव तक पहुंचने का प्रयास किया, उसे निराश होना पड़ा। ऐसी स्थिति में इस समस्या का उसकी समग्रता की दृष्टि से समाधान नहीं हो सकता। मुझे आशंका है कि आस्थान तथा कुशाग्रता मुझे असफल कर देगी। यदि मैंने इस समस्या का वर्गीकृत न करके अपनी सीमाओं से अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया, जिन पक्षों को मैं निरुक्त करना चाहता हूँ वो जाति प्रथा की संरचना, उत्पत्ति और इसका विकास। मैं इन्हीं सूत्रों में अपने आप को सीमित रखूंगा। केवल आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण देते हुए विषयांतर करूंगा। विषय के प्रतिपादन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि प्रसिद्ध नृजाति वैज्ञानिक के अनुसार भारतीय समाज में आर्यो द्रविडों, मंगलियों और संकों की सम्मिश्रण ये है कि देश में शताब्दियों पूर्व भारत पहुंची, अपने मूल देश की संस्कृति विरासत के साथ यहाँ बस गए। और यहाँ पे कहता है तब इनकी स्थिति काबिल थी। सच कहे तो ये जो है, ये कहानी जो है इस पुस्तक की दी गई एक अध्याय है जो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। और इसका पहला पार्ट कल मैंने पढ़ के सुनाया था, और ये दूसरा इसी अध्याय का आगे वाली पोर्शन है। ये अपने पूर्ववर्तियों को धकेल कर इस देश के अंग बन गए। इनके परस्पर सतत संपर्कों और संबंधों के कारण एक समन्वित संस्कृति का सूत्रपात हुआ। परंतु भारतीय समाज के विश्व में यह बात असंगत है। विभिन्न जातियों का संकलन है। पूरे भारत में भ्रमण करने पर दिगंतिक का साक्ष्य मिलेगा। इस देश के लोगों में शारीरिक गठन और रंग रूप की दृष्टि से कितना अंतर है। संकलन से सजातीय उत्पन्न नहीं होती है। यदि रक्त भेद की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज विजातीय है। यह संकलन संस्कृति के रूप से अत्यंत गुत्था है। इसी आधार पर मेरा कहना है कि इस प्रायद्वीप में छोड़कर संसार के देश ऐसा नहीं है जिसमें अपनी संस्कृति समरसता हो। तो मैं ये कहूंगी आप सब, हम केवल भौगोलिक दृष्टि से सुगठित नहीं है, बल्कि हमारी सुनिश्चित संस्कृति एकता भी अविंछित और अटूट है। सांस्कृतिक एक रूपता के कारण जाति प्रथा इतनी विकराल समस्या बन गई है, उसकी व्याख्या कठिन है कार्य। यदि हमारा समाज केवल विजातीय या सम्मिश्रण भी होता तो कोई बात नहीं थी। जाति प्रथा घुसी हुई है। हमें इसकी उत्पत्ति का व्याख्या के साथ साथ हम इसके संक्रमण की व्याख्या करनी होगी। आगे विश्लेषण करने से पूर्व हमें जाति तंत्र की प्रकृति पर विचार करना होगा। मैं नृजाति विज्ञान के कुछ विद्वानों की परिभाषाएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जाति के संबंध में फ्रांसीसी विद्वान से सेनार का सिद्धांत है। तीव्र वंशानुगत आधार पर घनिष्ठ सहयोग और विशिष्ट परंपरा
और स्वतंत्र संगठित से युक्त, जिसमें एक मुखिया और पंचायत उसकी समय समय पर बैठक होती है। कुछ उत्सवों पर मेल हो और यह व्यवसाय जिसका विशिष्ट संबंध रोटी बेटी व्यवहार से समारोह मिश्रण से हो, इसके सदस्य उसके अधिकार क्षेत्र से विनियमित होते हैं, जिसका प्रभाव लचीला हो। संबंध सामुदायिक प्रतिबंध दंड लागू करने के समक्ष और सबसे बढ़कर समूह से अपरिवर्तनीय है। निष्फिल्ड जाति का परिभाषा इस प्रकार करते हैं: समुदाय का एक वर्ग जो दूसरे संबंध से बहिष्कार करता है, अपने संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ व्यवहार खान पान से परहेज करता है। और सर एच रिजले के अनुसार जाति का अर्थ होता है परिवार या परिवार समूहों का संगठन जिसका साझा नाम हो, जिसके खास पेशु संबंध हो जाए, जो एक पौराणिक पूर्वजों के पितरों के वंशज से होने का दावा करता है, एक जैसा व्यवसाय अपना बल पर दावा देता है, सजातीय समुदाय की हामी हो। डॉक्टर केतकर ने जाति की परिभाषा इस प्रकार की है: दो लक्षणों वाला एक सामाजिक समूह, उसकी सदस्य उन लोगों तक सीमित होती है जो जन्म से सदस्य होते हैं, जिनके उस प्रकार से जन्म लेने वाले लोग शामिल होते हैं। कठोर सामाजिक कानून द्वारा सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह करने के लिए वर्जित किए जाते हैं। हमारे लिए इन परिभाषाओं की समीक्षा अत्यावश्यक है। यह स्पष्ट है, अलग अलग देखने पर तीन विद्वानों की परिभाषा में बहुत कुछ बातें हैं। यह बहुत कम तत्व है। अकेले देखने में कोई परिभाषा पूर्ण नहीं होती है। मूल भाव किसी से भी नहीं है। उन सब ने एक मूल की है। उन्होंने जाति के एक स्वतंत्र तत्व मानकर उसे समग्र तंत्र के एक अंग के रूप में नहीं लिया है। फिर भी उसे परिभाषा एक दूसरे के पूरक है। जो तथ्य एक विद्वानों ने छोड़ दिया है, दूसरे ने दर्शाया। मैं केवल उन सूत्रों पर विचार रखूंगा, उनका मूल्यांकन करूंगा जो उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार पर जातीय समान रूप में पाए जाते हैं, जाति की खासियत मानी जाती है। हम सेनार से शुरू करते हैं। अब वह अपमिश्रण की बातें हैं और यह बताते हैं कि जाति की प्रकृति है। इसे देखते हुए निर्वाद कहा जाता है, किसी जाति से संबंधित नहीं है। यह आमतौर पर समारोह से संबंधित बात है, शुद्धि और समान सिद्धांत का पोषक तत्व। परिणाम स्वरूप इसका संबंध से जाति से नहीं, कार्य प्रणाली के ध्वस्त से किए जाते हैं और इसी प्रतिरोध से किया जाता है। अपमिश्रण सिद्धांत जाति को जोड़ दिया जाता है क्योंकि वो जाति से सर्वोच्च कही जाती है। पुरोहित वर्ग है। हम जानते हैं कि पुरोहित और पवित्रता का पुराना संबंध है। यही अपमिश्रण का सिद्धांत तभी लागू होगा जब किसी जाति का धार्मिक स्वभाव हो। श्री नेस्फील्ड अपने तरीके से कहते हैं कि जाति की प्रकृति उन्हें साथ खान पान नहीं किया जाता है जो उनकी जाति के बाहर है। यह नया तथ्य है और फिर ऐसा लगता है कि नेस्फील्ड इस व्यवस्था से प्रभाव से अपरिचित है। चूंकि जाति अपने आप में सीमित एक संस्था है, अतः वह सामाजिक अंतरंगता के विरोध, जिसमें खान पान आदि पर पाबंदी है। परिणाम यह निकलता है, बाहरी लोग से खान पान पाबंदी सकारात्मक निषेध का कारण नहीं है, बल्कि जाति प्रथा का परिणाम अर्थात भिन्नता का गुरु मंत्र। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खान पान पर प्रतिबंध भिन्नता के कारण नहीं होती है, धार्मिक व्यवस्था, परंतु तत्व बाद में जोड़ा जाता है। सर एच रिजले ने विशेष ध्यान देने के योग की बात नहीं कही है। अब हम डॉक्टर केतकर की परिभाषा का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने इस विषय को और विषाद रूप से दिया है। केवल यही बात नहीं कि भारत के निवासी, बल्कि उन्होंने विवेचनात्मक और पैनी दृष्टि से निष्पक्षता की राय दी है। जाति प्रथा के बारे में उनके अध्ययन का कारण हुआ है। उनकी परिभाषा विचारणीय है क्योंकि उन्होंने जाति तंत्र का विश्लेषण जाति प्रथा के आधार पर किया है। अपना ध्यान केवल उन्हीं लक्षणों पर केंद्रित रखा जो जाति प्रथा के अंतर्गत जाति के अस्तित्व का में अनिवार्य है। उन्होंने फालतू बातों की ठीक अवहेलना की जो गौण और
क्षणिक है। उनकी परिभाषा के बारे में क्या कहा जा सकता है? उनके विचारों में थोड़ी भ्रांति, उससे वैसे उनमें विस्तृतता और स्पष्टता है। वह रोटी बेटी के व्यवहार से भेदभाव कहते हैं। मेरा कहना ये है कि मूल बात एक है, रोटी से परहेज है, बेटी व्यवहार से भी। पर डॉक्टर केतकर ने बताया है कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि आप बेटी व्यवहार पर पाबंदी लगाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप परिधि संकुचित कर लेते हैं। इस प्रकार से दोनों एक लक्षण का पादक मुख्य भाग तथा पृष्ठभाग है। जाति तंत्र से समीक्षात्मक मूल्यांकन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि समाज सजातीय विवाह का निषेध या ऐसी विवाह न पाए जाने वाली जाति प्रथा का मूल है। परंतु अमृत नृविज्ञान के आधार पर कुछ लोग इस बात को नकार सकते हैं क्योंकि सजातीय विवाह के पक्षधर वर्ग जातीय समस्या बढ़ाए बिना ऐसे कर सकते हैं। सामान्यतः यह संभव क्योंकि यह एक मूर्त सत्य है। सजातीय विवाह समर्थक समाज सांस्कृतिक रूप से भिन्न रहकर अलग बस्तियां में बस सकता है जहां एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इस बारे में युक्ति संगत उदाहरण दिया जा सकता है। अमेरिकन भारतीय के नाम से विख्यात निग्रो समुदाय और गोरों के विभिन्न काबिलों अमेरिका में मौजूद है, परंतु हमें इस संबंध में भ्रांति नहीं चाहिए। स्थिति भिन्न है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारत में सजातीय प्रथा है। भारत के विभिन्न प्रजातियों कुछ खास क्षेत्रों में निवास करती है। उनका आपस में मेलजोल तथा उनमें सांस्कृतिक भारत में जाति प्रथा एक सजातीय का एकमात्र मापदंड है। ऐसी सजातीय की आधार मानने से जाति प्रथा एक नई समस्या का रूप धारण करती है जो केवल सजातीय विवाह समर्थक काबिल की अलग स्थिति है। भारत में जाति प्रथा का अर्थ होता है कि कृत्रिम हिस्सों से विभाजित करना और जो रीति रिवाज शादी व्यवहार की विभिन्नताओं से बंधे हैं। परिणाम स्पष्ट है। सजातीय विवाह एकमात्र लक्षण है जो जाति प्रथा की विशेषता तथा हमें यदि यह जताने में सफल हो जाए सजातीय विवाह से क्या होता है और हम व्यवहारिक रूप से यह क्या साबित कर सकते हैं कि सजातीय से उत्पत्ति कैसे हुई और इनका ताना बाना क्या है। अब आप भली भांति समझते हैं कि मैं सजातीय विवाह को जाति प्रथा की जड़ क्यों मानता हूं। मैं आपको पसोपेश में डालना चाहता हूं। मैं इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। यहाँ बताना असंगत न होगा। आज दुनिया का अन्य सभ्य देश ऐसा नहीं है जो आदिम मान्यता से लिपटा ना हो। इस देश का धर्म इसके आदिम संकेत इसका आधुनिक काल के पूरे जोर शोर से हावी हो रहा है। इस सिलसिले में बहिर्गोत्र विवाह की उल्लेख करना चाहता हूँ। आदिम युग में बहिर्गोत्र विवाह का प्रचलन सर्वविदित है। युग परिवर्तन साथ साथ इस संबंध की सार्थकता की जाति रक्त घनिष्ठतम रिश्ते को छोड़कर इस संबंध में विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा जा सकती है। लेकिन भारत में आज भी बहिर्गोत्र विवाह प्रथा भी प्रचलित है। भारतीय समाज में आज भी काबिला प्रथा मौजूद है। हालांकि काबिला नहीं है, काबिले नहीं है विवाह पद्धति। इसका प्रमाण ये कहूंगी कि आप इस YouTube परिवार को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये बहुत ही खूबसूरत सी बुक है और मैं यही कहूँगी कि आप इसको रोज़ सुनिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिले। और इससे पहले मैंने मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर साहब की कहानी मैंने पढ़ कर सुनाई हूँ। आप उसको जाके सुनो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली सारी वीडियोस के बारे में जानकारी आपको मिले।
थैंक यू एंड जय भीम एंड जय अम्बेडकर। इसका प्रमाण जो बहिर्गोत्र प्रथा पर आधारित है, यहाँ स्पीड विवाह पर प्रतिबंध नहीं है, अब बल्कि गोत्र विवाह भी अपवित्र माने जाते हैं। इसीलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी कि सजातीय प्रथा भारत के लिए विशेष प्रथा है। भारत में विभिन्न गोत्र या बहिर्गोत्र विवाह से संबंधित है। ऐसे ही अन्य वर्ग भी है जो चोटम अर्थात देवों को मानते हैं। यह कहना है कि अति संयुक्त नहीं होगा कि भारत में बहिर्गोत्र विवाह एक विद्वान है और इसका संभावना नहीं, सच में संभव नहीं है, नहीं इसकी संभावनाएं हैं। यहाँ तक जाति भीतर विवाह प्रथा के बावजूद गोत्र बाहर विवाह पद्धति का कठोरता से पालन किया जाता है। गोत्र बाहर विवाह करने की प्रथा का उल्लंघन करने पर जाति बाहर विवाह करने वालों की तुलना में कठोर दंड का विधान है। आप देख सकते हैं बहिर्गोत्र विवाह का नियम बना दिया जाए, जाति प्रथा का आधार पर मिट जाएगा, क्योंकि बहिर्गोत्र का अर्थ परस्पर विलय है। परंतु हमारे यहाँ जाति प्रथा है, परिणामतः यह निकलता है कि भारत का संबंध बहिर्गोत्र विवाह संबंध अंततः जाति आर्थिक अर्थात सजातीय विवाह विधान से जुड़ा है। बहरहाल मूल बहिर्गोत्र समाज की सजातीय विवाह विधान का पालन सरलता से संभव है। जाति प्रथा का मूल है एक गंभीर समस्या। इसी विधान के माध्यम से बहिर्गोत्र विवाह के रहते सजातीय विवाह होती है। इसी पर विचार करके हमें अपनी समस्या का समाधान मिल सकेगा। इस प्रकार सजातीय विवाह प्रथा बहिर्गोत्र विवाह पर जकड़ ही जाति प्रथा का कारक है। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। हम मान लेते हैं कि ऐसा समुदाय जो जाति बनाना चाहता है विचार करता है सजातीय विवाह प्रथा की प्रचलन के लिए कौन सा माध्यम अपनाए। यदि मैंने समुदाय सजातीय विवाह पद्धति को दरकिनार करके अंतर जाति विवाह निषेध का उल्लंघन करता है तो समुदाय का बाहर विवाह रचा लेता है, यह तो व्यर्थ है। विशेष रूप करके परिप्रेक्ष्य में से सजातीय विवाह का प्रथा के लिए सभी विवाह बहिर्गोत्र होते थे। फिर भी सभी वर्गों को यह प्रकृत है कि सम्मिश्रण के पक्षधर हैं और एक सजातीय वर्ग में संगठित हो जाते हैं। यदि इस प्रकृति के प्रतिकार किया जाए तो अवश्य है कि जिन वर्गों के बीच विवाह संबंध नहीं है उन्हें भी प्रतिबंधित वर्गों में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि परिधि बढ़ाया जाना। इसके लिए बावजूद हमारी समुदाय में सारे व्यवहार को रोक देने से आंतरिक समस्या उत्पन्न होती है जिनका समाधान सरल नहीं होगा। मोटे तौर पर सभी वर्गों में स्त्री पुरुष संख्या समान होती है। समान व्यय स्त्री पुरुष में बराबरी भी होती है, किंतु समाज में बराबरी नहीं मानी जाती है। साथ में समुदाय जाति संरचना करता है और उसमें स्त्री पुरुष समानता परम लक्ष्य होता है। इसके बिना सजातीय विवाह सफल नहीं हो सकता है। इसी तथ्य को एक प्रकार कहा जाता है। यदि सजातीय विवाह प्रथा को बनाए रखना है तो अंतर्दृष्टि से दाम्पत्य अधिकार को विधान रखना होगा और अन्यथा समाज के दायरे बाहर हो जाएंगे। यदि आंतरिक दृष्टि से दाम्पत्य अधिकार दिए जाए तो जाति संरचना की सफलता के लिए स्त्री पुरुष का संख्या समान रखनी आवश्यक होगी। दोनों के बीच में भारी संख्या विषमता से सजातीय विवाह प्रथा चरमरा उठेगी। जाति की समस्या की समाधान के लिए विवाह योग्य स्त्री पुरुष संख्या की असमानता को रोकना होगा। प्रकृति इसमें सहायक तभी होगी जब पति के साथ पत्नियां और पति की मृत्यु हो जाए। इसके संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा असंभव है।
वास्तविक में पति के मरने पर पत्नी बच जाती है और पत्नी के मरने पर पति बच जाता है। इस प्रकार से स्त्री पुरुष की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा ऐसा ही हो सकता है कि बचा हुआ पुरुष स्त्री से जाति के बाहर विवाह करके जाति की व्यवस्था जाल को छिन्न भिन्न कर देगा। उन्हें नवयुगल बनाने के लिए नियम नहीं बना है, अतिरिक्त स्त्री पुरुष बचे रहेंगे। ऐसा बहुत संभव है। सीमाएं लांग कर विवाह रचा ले, जाति में विजाते लोग भर ले। अब हम इस वर्ग के ऊपर कल्याण के बारे में नहीं जानते हैं। स्त्री पुरुष क्या करेगा? हमें विधवा स्त्रियों को लेते हैं और उनका दो तरह से इंतजाम करते हैं, जिसका सजातीय प्रथा बनी रहेगी। पहला, उसे उसके मृत पति के साथ जला दिया जाए, मुक्ति पा लेती है और स्त्री पुरुष में अंतर घटाने के लिए अव्यवहारिक तरीका है। कुछ मामलों में ये संभव है, लेकिन कुछ में नहीं। नतीजा ये निकला कि प्रत्येक स्त्री को ठिकाने नहीं लगाया जा सकता है, वैसे ही आसान तरीका नहीं है। इस तरह विधवाएं ठिकाने नहीं लगाई जाती हैं और जाति में बने रहती हैं। दूसरा खतरा पैदा होता है, वह बाहर विवाह कर लेंगी और मुकाबलेबाज वो अपनी जाति की उन स्त्रियों का हक मार लेगा जो विवाह योग्य है। इसमें तो खतरा है। यदि वह उसके पति के साथ जलाई ना जा सके तो उसका कुछ इंतजाम करना होगा। दूसरा निराकरण, उन्हें हमेशा के लिए विधवा रहने दिया जाए। जो वांछित परिणाम का संबंध जला देने की सदा विधवा बनाए रखने के लिए बेहतर जला देने से तीनों आशंकाएं जिनका विधवा को समान रखना पड़ता है नष्ट की जाती है। मरने से पहले कोई समस्या नहीं रहेगी। जाति के बाहर न जाति के अंदर पूर्ण विवाह होगी, परंतु उसे विधवा रूप से जीवित नहीं देने जलाने से अच्छा है कि व्यवहारिक रूप से। और मैं ये कहूँगी कि ये जो पुस्तक है जिसमें सती प्रथा के बारे में उल्लेख है, तो ये इक्वालिटी में कर रहे हैं। आगे क्या होगा इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बट ये कहेंगे इसको बहुत ही ज़्यादा इसको आज के मॉडर्नाइजेशन में रीडिफाइन किया गया है। और सच कहें तो ये बच्चे सुनेंगे तो काफ़ी हंसेंगे। तो ये कह सकते हैं एक हास्य पात्र एक अध्याय है सच कहे तो, कि आप स्त्री मर रही है तो आप पुरुष को मार रहे हो, पुरुष मर रहे स्त्री को मार रहे हो। इक्वलिटी इस दुनिया में कहीं है ही नहीं, अगर इस दृष्टिकोण से आप देखोगे तो, कि पुरुष मरे तो स्त्री मार दो, स्त्री मारे तो पुरुष को मार दो। तो देखते हैं क्या है इसके आगे कहानी, पढ़ते हैं कल। ठीक है।